तो डियर स्टूडेंट्स, तो बेसिकली आज जो है हम लोग इंटरफेरेंस के अगले लेक्चर में आ चुके हैं। तो इंटरफेरेंस जो हमारा फेनोमेनन है उसको हम लोग जो है थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि भाई इंटरफेरेंस जो है आम जिंदगी में हमें नज़र क्यों नहीं आता। जबकि इंटरफेरेंस तो सिंपली दो लाइट्स का मिलना है, दो लाइट्स मिलेंगी, एक दूसरे पे कुछ इफेक्ट डालेंगी और रिजल्टेंट कुछ इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड का जन्म होगा बेसिकली। तो क्या वजह है कि जो हमें इंटरफेरेंस इतनी आसानी से नज़र नहीं आता। तो आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हम लोग आज देखने वाले हैं कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। सो लिसन, एक्चुअल में क्या है ना कि इंटरफेरेंस तो हमेशा हो ही रहा है। मतलब लाइट रेज जब टकराएंगी कहीं पे, बेसिकली वो मिलेंगी, किसी पॉइंट पे फॉल करेंगी, तो इंडिविजुअल अपने एम्पलीट्यूड्स प्रोड्यूस करेंगी। और एम्पलीट्यूड्स जो है बेसिकली हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो देखो, याद रखना कि लाइट में अगर एक लाइट है जिसका बेसिकली ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, तो उसमें एक होती है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बेसिकली वो समझो कि इस तरीके से परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स। अब वैसे ही जो है मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इसको परपेंडिकुलर होती है। तो यानी कि होता ये है कि ना तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन को भी परपेंडिकुलर है। मतलब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, ऐसा बस याद रखिए, आपस में तीनों परपेंडिकुलर हैं। तो अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, जो पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सी टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू। सो मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर है ना वो इतना बड़ा जो हम दिखा रहे हैं ना, इट्स नॉट अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत ही छोटा है। मैग्नेटिक फील्ड के जो वेक्टर्स है ना दे आर वेरी स्मॉल। इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स बहुत बड़े हैं, मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स छोटे हैं। तो फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट जब हमको लाइट का इंटरेक्शन पढ़ना होता है ना, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात को जरा याद रखिएगा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। जब आप पोलराइजेशन फिनोमिनन पढ़ते हैं उसमें भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्चुअल में पोलराइज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को नहीं। इसको इस तरीके से ध्यान में रखिए। तो बेसिकली हो ये रहा है कि जब भी कहीं से भी लाइट्स निकलेंगी और किधर भी पहुंचेंगी, किसी भी सोर्स से आएंगी, तो इंटरफेयर तो वो हमेशा करेंगी ही अगर एक पॉइंट पे जाएंगी तो। क्योंकि एक का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लेट से कहीं तो होगा, दूसरे का कहीं और होगा, या जो भी होगा, तो उनका कुछ रिजल्टेंट तो बनेगा, उनका कुछ रिजल्टेंट तो बनेगा। तो इंटरफेरेंस तो हो रहा है, लेकिन वो इंटरफेरेंस पैटर्न स्टेडी नहीं रहेगा। यानी कि अगर उस जगह पे ब्राइट बन रहा है तो फिर अगले ही पल वैसे नहीं बोलना चाहिए, पल तो बहुत बड़ा टर्म है, पल इज लाइक अ सेकंड। लेकिन ऐसा मान लीजिए कि पल का मतलब मैं कह रहा हूं ना बहुत ही छोटा टाइम, बहुत ही छोटा टाइम। तो अगले ही पल, अगले ही इंस्टेंट पे क्या होगा ना कि वहां पे कभी डार्क बन जाएगा, फिर ब्राइट बन रहा है, डार्क बन रहा है, ऐसा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइम्स हो रहा है। तो जब ऐसे करके चीजें बदल रही हैं तो आपको क्या वो पैटर्न दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। बिकॉज क्या होगा ना कि उसका एक नेट इफेक्ट नजर आएगा। और नेट इफेक्ट क्या होगा? कांस्टेंट इल्यूमिनेशन। कांस्टेंट इल्यूमिनेशन क्या होता है? बेसिकली कि आपको लाइट जलती हुई ही दिखाई देगी, यानी कि ब्राइट ही ब्राइट दिखाई देगी स्क्रीन। आपको पूरे स्क्रीन पर सिर्फ ब्राइट दिखेगा, आपको डार्क कहीं दिखेगा ही नहीं। आपको पूरी स्क्रीन पे ना यहाँ पे ब्राइट ही दिखेगा। इसको समझिए, मैं अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली इतना भरने के लिए बहुत टाइम चाहिए जगह, लेकिन सिर्फ ब्राइट है, बीच में कहीं डार्क और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कहीं भी डार्क नहीं। भाई ये जो बीच में गैप छूट रहे हैं जरा माफ कीजिएगा, पेन की वजह से ऐसा है, लेकिन कहीं भी आपको डार्क नहीं दिखाएगा, नेट इफेक्ट नजर आएगा। क्योंकि एक ही पॉइंट पर, अरे लाइट्स कहीं भी जा रही हैं, उसी पॉइंट पर हो ये रहा है कि वक्त के साथ उसी पॉइंट पे, मैं पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन वक्त के साथ, टाइम के साथ जो है ना उसी जगह पर आपको ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के मिल रहे हैं। इतना ज्यादा हो रहा है, एक सेकंड में इतनी बार हो रहा है, तो उसका नेट इफेक्ट तो ये होता है कि आपको ब्राइट ही नजर आता है। तो बेसिकली इस तरीके से चीजें हो रही है, ठीक है, इसको याद रखें। तो कहने का मतलब ये है कि भाई तो फिर इंटरफेरेंस अगर देखना है तो क्या करें? इंटरफेरेंस क्या नहीं हो रहा है? हो रहा है, हमेशा हो रहा है, हर रूम में हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है, लेकिन उसे देखना तो क्या करें? तो भैया हम वही तो पढ़ने जा रहे हैं
के कंडीशंस क्या हैं स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न की, स्टेडी रहे, बना रहे अपनी जगह पे, कहीं जाए ना, है ना, कंटिन्यूसली नजर आए। तो बेसिकली उस स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न की कंडीशंस क्या है, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे शानदार और सबसे जबरदस्त और सबसे कंफ्यूजिंग कंडीशन है कोहेरेंस। तो ये कोहेरेंस को आइए समझते हैं कि ये कोहेरेंस है क्या। एक्चुअल में ऐसा होता है ना कि अगर आपने दो बल्ब्स ले लिए ना, डिफरेंट दो बल्ब्स, तो ये दो बल्ब्स कभी भी जिंदगी में आपस में कोहेरेंट नहीं हो सकते, भले वो सेम कंपनी के क्यों ना हो, सेम वॉटेज के क्यों ना हो, उनका वॉट हो, वोल्ट हो, जो भी चीजें, सारी प्रॉपर्टीज, सारे पैरामीटर्स, वो कितना करंट ड्रॉ करते हैं, उनका कितना रेजिस्टेंस है, सब कुछ भी सेम हो, दे कैन नेवर बी कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या है वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, डोंट वरी, मैं समझा रहा हूं। तो बेसिकली होता यह है कि देखिए, ये जो बल्ब है ना, इसमें बेसिकली देर आर लाइक, अभी बल्ब का क्या फेनोमेनन है लाइट एमिट करने का, उसके एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इन दी एंड लाइट प्रोड्यूस करने का एक ही तरीका है यूनिवर्स में, और वो ये है कि आप जो है जो एटम्स होते हैं ना, तो बेसिकली उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हालांकि मैं एक क्लासिकल पिक्चर बना रहा हूँ विच इज नॉट ट्रू, ये एटम की जो क्लासिकल पिक्चर बना रहा हूँ ना, अरे भैया ये सच सच वाली वो नहीं है पिक्चर, वो तो आपको मालूम ही है कि ऑर्बिटल्स होते हैं, एसपीडीएफ, ऐसा कुछ नहीं होता है, बट ठीक है, ये पिक्चर हमें बहुत मदद करती है चीजों को समझने में। तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स है ना, जब उन्हें एनर्जी मिलती है तो वो एक्साइट होकर अलग स्टेट में जाते हैं, लोअर से, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और फिर बेसिकली वो जो है वापस भी लौट के आते हैं। और जब वो वापस लौट के आते हैं तो होता ये है कि उनमें से उनकी जो एनर्जी उन्होंने जो गेन की थी ना, पहले जाते वक्त गेन की थी, अब वो आते वक्त उसे रिलीज करते हैं। तो जब वो एनर्जी को रिलीज करते हैं बेसिकली, अच्छा बाय द वे, उन्हें करना ही होगा, उन्हें वापस आना ही होगा, वो रह नहीं सकते हमेशा वहां पे, उन्हें विद इन 10⁻⁸ सेकंड वापस आना होता है, क्योंकि आप जानते हैं वो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है ऑफ वॉ प्रिंसिपल, उसके मुताबिक लोअर एनर्जी स्टेट्स मस्ट बी ऑक्यूपाइड फर्स्ट। तो बेसिकली वो जो है, वरना एटम अनस्टेबल हो जाएगा ना, वरना एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तो बेसिकली वो वापस आते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, और ये एनर्जी जो है बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। मतलब इन द सेंस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जब निकला, ये जो फोटोन निकला, क्या आपको पता है पक्का कि इसका पहले मतलब यानी कि इसी तरीके से स्टार्ट हुआ होगा, यानी कि अगर ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, सुनिए जरा ध्यान से, अगर इसका ओरिजिन पॉइंट है ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, तो क्या आपको पता है कि वो इस तरीके से निकला होगा, या फिर आपको पता है कि वो बेसिकली मतलब इस तरीके से निकला होगा? क्या आप जानते हैं उसका इनिशियल फेज क्या होगा? आप बिल्कुल भी नहीं जानते। अच्छा, अब अगले ही पल इसी बल्ब में से पहले वाले ही बल्ब में से दूसरा फोटोन निकलता है, तो बेसिकली क्या आप जानते हैं कि वो इसी तरीके से निकलेगा अगली बार भी, कि वो इसी तरीके से निकलेगा? अरे ये तो फिक्स नहीं है, ये तो वो तो कैसे भी निकल सकता है ना। फोटोन जो है किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है, वो मैक्सिमम से मिनिमम जा सकती है या मिनिमम से मैक्सिमम जा सकती है, बेसिकली वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी फॉर्म में, किसी भी शक्ल में निकल सकता है फोटोन। तो बेसिकली क्या होता है ना कि ये फिक्स नहीं होता है किसी भी बल्ब का। अब दूसरा बल्ब है, बेसिकली उसका भी ये कुछ फिक्स नहीं है, उसका भी अपनी मर्जी से निकल रहा है। देखो, अगर एक चीज निकल रही है और ऐसा हमेशा निकलता रहे एक बल्ब में से, और दूसरे बल्ब में से मान लेते हैं कि ये निकल रहा था और ऐसा हमेशा निकलता रहे, तो भी इनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, जो कि 90 होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 0 एंगल पे लेट से स्टार्ट कर रहा है और ये 90 एंगल पे स्टार्ट कर रहा है ना। इसको हम 180 कहते हैं, इसको फिर 270 कहते हैं, इसको 360 कहते हैं, जो भी ठीक है, अब इसको जितना डिटेल में मत जाइए, फिलहाल हम इसको क्वालिटेटिवली थोड़ा समझ रहे हैं। तो भाई देखो, अगर इसमें से पहले बल्ब में से हमेशा ये निकलता रहे और दूसरे बल्ब में से हमेशा इसी तरीके से शुरुआत होती रहे, तो भी इनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, और हमें स्क्रीन के डिफरेंट पॉइंट्स पर प्रॉपर ब्राइट एंड डार्क मिल सकता है। यस, मिल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना फेज डिफरेंस है, लेकिन हमें मिल सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि चीजें उतनी कॉन्ट्रास्टिंग ना हो, उनकी ब्राइटनेस और डार्कनेस में इतना ज्यादा फर्क ना हो, लेकिन मिलेगा, स्टेडी पैटर्न मिलेगा। लेकिन हो ये रहा है कि इसी बल्ब में से, पहले बल्ब में से कभी ये निकल जाता है, कभी ये निकल जाता है, और उस वक्त दूसरे बल्ब में से बेसिकली हो सकता है कि ये निकल जाए, फिर कभी अगले पल ये निकल जाए। तो दोनों के बीच में आपस में कोई कांस्टेंट फेज रिलेशन ही नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है फेज रिलेशनशिप का। तो इस वजह से इस पॉइंट पर ही पहुंचते वक्त कभी कोई ये ऐसा पहुंच रहा है, एक बंदा दूसरा ऐसा पहुंच रहा है, अगली बार में इसका मतलब जो है कुछ और वर्जन पहुंच रहा है, दूसरे वाले कुछ और वर्जन पहुंच रहा है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं ना, बिगड़ जाती हैं, चीजें कोहेरेंट नहीं हो पाती। तो दो बल्ब से कोहेरेंस ऑब्टेन करना नामुमकिन है। इस बात को समझिए और याद रखिए कि दो डिफरेंट बल्ब से कोहेरेंस ऑब्टेन करना नामुमकिन है। ये गड़बड़ बल्ब ऑन करने की नहीं है, इसको समझिए। ये
ये गड़बड़ जो हो रही है बल्ब को ऑन करने में नहीं हो रही है। यानी कि आप सोच रहे हो कि सर हमने क्या किया ना कि 2 बल्ब लिए थे और बेसिकली इन दोनों का जो स्विच है हम लोगों ने क्या किया कि ऑन किया, और ह्यूमन जो है उसका रिफ्लेक्स एक्शन इतना अच्छा होता नहीं है, उसमें मिसमैच होता है। तो इसका जो बटन है आपने पहले प्रेस कर दिया और इसका जो बटन है आपने बाद में प्रेस किया। मतलब देखो, भले वो मैं क्लासरूम में आपके सामने एक्सपेरिमेंट करूं, मैं 2 स्विचेस को एक साथ प्रेस करूं और बेसिकली वो आपको साथ में दिखाई दे, लेकिन जब आप उसको बहुत ही स्लो मोशन कर लेंगे, उसको आप 1/100th ऑफ अ सेकंड में देखेंगे या 1,000th ऑफ अ सेकंड की फ्रेम रेट से, मतलब समझ ना, फ्रेम रेट ज्यादा रखेंगे और मतलब यानी कि फ्रेम रेट इन द सेंस 1000 फ्रेम्स पर सेकंड ऐसा कुछ रखेंगे कैमरा, यानी कि 1,000th ऑफ अ सेकंड जितना स्लो कर देंगे, तो बेसिकली आपको इन दोनों में डिफरेंस नजर आएगा। इनमें मिली सेकेंड्स का तो कम से कम प्रेस करने का डिफरेंस आपको नजर आएगा ही आएगा। तो साथ में कभी बल्ब को ऑन नहीं किया सकता। तो आप सोच रहे होंगे कि सर इस वजह से, क्योंकि साथ में कभी बल्ब ऑन किए जा ही नहीं सकते, तो इसमें से जो निकल रहा है उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। अगर साथ में ऑन कर सकते तो ये और ये सेम होते, लेकिन गलत सोच रहे हैं आप। ये तो कुछ है ही नहीं, इसका तो कोई रिलेशन नहीं है। अरे इसका तोड़ है हमारे पास, सुनिए। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आप एक ही स्विच से कनेक्ट कर दीजिए, एक ही स्विच से कनेक्ट कर दीजिए और एक ही स्विच से कनेक्ट करने के बाद जो है बेसिकली फिर ऑन कीजिए बल्ब को, एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगाइए ना, दोनों एक साथ ऑन हो जाएगा। अरे इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नल्स पहुंचते हैं वो तो लाइट की स्पीड से पहुंचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बहुत कम होती है, पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो होते हैं वो लाइट की स्पीड से जाते हैं, तो दोनों में बराबर से जाएंगे। अच्छा, आप कहेंगे कि सर नहीं, लेकिन दोनों वायर का रेजिस्टेंस अलग होगा। अरे भाई, वायर का रेजिस्टेंस, इसकी भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। अरे बहुत कुछ कर सकते हैं आप। और वैसे तो अगर आप ऐसा आर्ग्यूमेंट करना चाहें तो आप इनफाइनाइट रिग्रेशन में चले जाएंगे कि सर ये भी तो गलत हो रहा है, वो भी तो गलत हो रहा है, ऐसी बहुत सारी बातें निकलेंगी। लेकिन सारी चीजों की सच्चाई ये है एक्चुअल में कि आप दुनिया में कुछ भी कर लीजिए, 2 डिफरेंट बल्ब से आप ऑब्टेन कर ही नहीं पाएंगे। 2 डिफरेंट बल्ब से आप कभी भी एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। यही चीज दूसरे साइंटिस्ट रियलाइज नहीं कर पाए, और ये चीज रियलाइज करी हमारे यंग ने, थॉमस यंग ने। तो बेसिकली उनको रियलाइज हुआ कि 2 बल्ब से तो इम्पॉसिबल है कि हम कभी ऑब्टेन कर पाए कोहेरेंट सोर्सेज, इसलिए उन्होंने एक ही बल्ब का इस्तेमाल किया और उसी की जो लाइट है बेसिकली एक स्लिट से पास की, और फिर लाइट थोड़ी सी जब कॉलीमेट हो गई, तो वो जो लाइट है कॉलीमेट होने के बाद, बाय द वे ये जो है वेवफ्रंट्स बना रहा हूं मैं, वेवफ्रंट्स का डिस्कशन हम लोग वहां पे करेंगे जब हम हाइगेन की पढ़ाई करेंगे, तो जो भी है, तो बेसिकली हाइगेन के प्रिंसिपल्स की पढ़ाई। तो ये जो है बेसिकली यहां से निकला, और फिर उन्होंने जो क्या किया ना, डबल स्लिट रखा। तो एक ही सोर्स को 2 चीजों में बांट दिया, 2 सोर्सेस बना दिया, और फिर ये जो 2 सोर्सेस हैं इनके बीच में इंटरफेरेंस करवा दिया। तो ये जो चीज है ना भाई, ये यंग ने ही आइडेंटिफाई की कि 2 डिफरेंट सोर्सेस तो कभी कोहेरेंट हो नहीं सकते, लेकिन एक बंदा खुद से तो कोहेरेंट होगा ना। तो इसकी जो इसके अंदर जो चीजें निकलेंगी बेसिकली वो आपस में तो कोहेरेंट होगी, उससे तो वेवफ्रंट निकलेगा ना। वेव्स अकेली नहीं निकलती हैं। लिसन, वेवफ्रंट का कॉन्सेप्ट ही बेसिकली ऐसा है कि उसमें आप अकेली वेव नहीं निकाल सकते। उसमें आप जो है बेसिकली क्या होता है ना कि वेव्स का पूरा एक झुंड निकलता है, वेव्स का पूरा एक झुंड निकलता है, ये बात याद रखिए, पूरा ग्रुप निकलता है। तो ऐसे करके सिर्फ एक वेव नहीं है, बल्कि उसके बाजू में भी वेव्स हैं, उसके बाजू में भी हैं, उसके और बाजू में भी हैं, और ये सारे क्रेस्ट को मिला के जो है बेसिकली आपका बन जाता है एक वेव फ्रंट, एक वेव फ्रंट, एक और वेव फ्रंट, एक और वेव फ्रंट। वैसे ही सारे ट्रफ्स को मिला के भी जो है बीच में आपका वेव फ्रंट्स बन जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? ये वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट ही वहां से आया है, क्योंकि कभी एक रे होती ही नहीं है। एक रे अगर होती तो हमें कोई फेनोमेनन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या बेसिकली ऐसा कुछ फेनोमेनन ही नहीं मिलता, रिफ्रैक्शन भी नहीं मिलता। रिफ्रैक्शन भी इस वजह से ही होता है कि वेव्स झुंड बना के चलती है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब हम हाइगेन्स की थ्योरी पढ़ेंगे। ये बात याद रखना कि वेव्स झुंड बना के चलती हैं, इसलिए वो वेव फ्रंट के उस तौर पे चलती हैं। तो इनके बीच में आपस में तो कोहेरेंस होता है ना, इनका आपस में तो कोहेरेंस होता है। तो बेसिकली ये आपस में कोहेरेंट है, तो जब यहाँ से निकल रही हैं वेव्स, तो बेसिकली वो खुद से तो कोहेरेंट हैं, और उसी के 2 टुकड़े कर दिए आपने, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट कर दिया, और जो वेव फ्रंट को डिवाइड कर दिया बेसिकली, तो 2 वेव फ्रंट्स बन गए, और बेसिकली उनके बीच में कोहेरेंस है, तो उनके बीच में कांस्टेंट जो है फेज डिफरेंस है, ठीक है। और उस वजह से आपको जो है एक स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिल सकता है। तो कोहेरेंस को आप इस तरीके से समझिए। अब बेसिकली एक और बात, अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना चाहूंगा। एक चीज जो कि बहुत ही ग्रेट प्रोफेसर से मैंने थोड़ी सीखी, वो ये है बेसिकली कि देखो, अभी एक सोर्स होता है ना, उसकी उसके उसकी है ना एक सेंट्रल फ्रीक्वेंसी होती है, एक सेंट्रल फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली होता ये है ना कि इसमें से निकलने वाली फ्रीक्वेंसीज बहुत सारी,
मतलब एक बल्ब है, कोई भी एक चीज है, एक लाइट सोर्स है, उसमें से फ्रीक्वेंसीज बहुत सारी निकलती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। जब इतने सारे एटम्स हैं उसके अंदर, तो बेसिकली क्या होगा ना कि जो निकलने वाली फ्रीक्वेंसीज हैं, निकलने वाली फ्रीक्वेंसी बहुत सारी होंगी, बिकॉज जब एटम्स जो है एक दूसरे के नजदीक होते हैं ना, तो एक दूसरे के एनर्जी लेवल्स को अफेक्ट करते हैं, एक दूसरे के एनर्जी लेवल को अफेक्ट करते हैं। इस बात को याद रखिए। ये बात तो अपने वो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स में भी पढ़ी होगी, जो सेमीकंडक्टर्स पढ़ते हैं। तो बेसिकली एक दूसरे के लेवल्स को अफेक्ट करते हैं। अगर ये एटम आइसोलेटेड होता, इंडिविजुअल होता, तो बेसिकली पहला लेवल, अगर मान लो कि हाइड्रोजन है, तो पहला लेवल की एनर्जी 13.6 इसकी भी होती, इसकी भी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होती, गारंटीड। इसकी 3.4 होती, -3.4, इसकी भी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती। लेकिन ये कब, ये जब दो एटम्स आइसोलेशन में है, एक दूसरे के आसपास भटक भी नहीं रहे हैं, तो बेसिकली तब ऐसा होगा। दुनिया का कहीं से भी आप उठा लीजिए, इंडिया, अमेरिका, कहीं से भी उठा लीजिए, उस एटम की एनर्जी इतनी होगी। लेकिन जब ये बहुत नजदीक होते हैं, आसपास ही होते हैं, तो बेसिकली ये क्या करते हैं ना, एक दूसरे के एनर्जी लेवल्स को अफेक्ट करते हैं। तो अगर ये 13.6 है, तो बेसिकली दिस विल बी समथिंग एल्स, दिस विल बी लाइक 13 पॉइंट मे बी 5999999 एंड देन सम अदर डिजिट। फिर वैसे ही करके इट विल बी मे बी 13.6000000 एंड सम 1। तो इस तरीके से जो है हर एक के एनर्जी लेवल्स अफेक्ट होते हैं, और बहुत सारे एनर्जी लेवल्स बनते हैं एक सेंट्रल एनर्जी लेवल के अराउंड। तो बेसिकली उनसे जो एमिट होने वाली फ्रीक्वेंसीज है, वो भी बहुत सारी बनती हैं, बहुत सारी बनती हैं, भले ही वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्यों ना हो। लिसन वेरी केयरफुली, भले ही वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्यों ना हो। मैं यहाँ पे पॉलीक्रोमेटिसिटी की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स की बात भी नहीं कर रहा हूँ। ऐसा मान लीजिए मोनोक्रोमेटिक चीज है, मोनोक्रोमेटिक एक ही कलर वाला है, ऐसा मान लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि उसके बावजूद भी उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं, जिसकी बीच में एक सेंट्रल फ्रीक्वेंसी होती है, और वो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी एक बल्ब की दूसरे बल्ब से बिल्कुल अलग होती है, एक बल्ब से दूसरे बल्ब की बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो एक ही बल्ब की अगर सेंट्रल फ्रीक्वेंसी फिक्स है बेसिकली, तो वो अपने आप से ही इंटरफेरेंस प्रॉपरली कर पाएगा, बाकी दूसरी चीजों से नहीं कर पाएगा, इंटरफेरेंस दूसरे बल्ब से नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट, इसकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट। ये बात को भी आप एक समझ के रखिए। तो बेसिकली दुनिया के हर हर एक बल्ब का सेंट्रल फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट, बिकॉज अरे एक बल्ब के अंदर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मतलब एमिट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स के ऑसिलेशन से डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आ रही है, और बेसिकली एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एवरेज फ्रीक्वेंसी है। और कौन गारंटी दे सकता है कि एक बल्ब की जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है उसी से एग्जैक्टली मैच करेगी दूसरे बल्ब की सेंट्रल फ्रीक्वेंसी? ऐसा नहीं कर सकता, गारंटी नहीं दे सकते। तो इसीलिए कोहेरेंस दो डिफरेंट बल्ब से मिलना नामुमकिन है। लेकिन अगर आप एक ही बल्ब को लेंगे और उसी की लाइट को स्प्लिट करेंगे, तो बेसिकली आप ये गारंटी रहेगा कि उसकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी सेम है, और सेम फ्रीक्वेंसी बहुत जरूरी है एक स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए। तो ये कोहेरेंस इसी चीज का नाम। तो आई होप कि आपको काफी ज्यादा एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा। वैसे तो इसके ऊपर आप बहुत सारी डिफरेंट बुक्स और भी पढ़ सकते हैं, जिसमें से वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस बुक इज जेनकिंस एंड वाइट। जेनकिंस एंड वाइट, इसका नाम ऑप्टिक्स है, टाटा मैग्रो हिल की बुक है। तो इसको पढ़िए तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिल सकती है चीजों की। बट एनीवे, आई होप कि आपको कुछ बातें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी कि बेसिकली किस तरीके से जो है कोहेरेंस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमिनन है, राइट? अब आ रहे हैं हम लोग सेकंड कंडीशन पे। बेसिकली जो सेकंड कंडीशन है कोहेरेंस के बाद वाली जो हमको चाहिए, बेसिकली वो है मोनोक्रोमेटिसिटी। तो आइए अब हम लोग है ना जो है मोनोक्रोमेटिसिटी को समझते हैं। तो मोनोक्रोमेटिसिटी में क्या है पता है? एक्चुअली स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए ऐसा नहीं कि ये बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन तो वो ऊपर वाली कोहेरेंसी है। लेकिन इससे क्या होता है ना कि देखिए, मोनोक्रोमेटिसिटी का मतलब समझिए, क्रोमा जो होता है वो होता है कलर, और मोनो मतलब होता है सिंगल। तो सिंगल कलर की लाइट, यानी कि आई एम सॉरी, यानी कि अगर बेसिकली एक सोर्स है जो कि रेड लाइट एमिट करता है, तो वो रेड ही एमिट करे। अगर वो येलो एमिट करता है तो वो येलो ही एमिट करे। तो ऐसे हमको सोर्स लेना है जो एक ही कलर की लाइट एमिट करते हो। अब ये बात याद रखना कि रेड एमिट कर रहा है तो आप उसको समझें कि मोनोक्रोमेटिक, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि उस रेड के भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, उस रेड के भी अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप सोडियम लैंप लेते हैं, सोडियम वेपर लैंप, जब आप सोडियम वेपर लैंप लेते हैं तो उसमें जो येलो लाइट एमिट होती है वो भी परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक नहीं है, उसमें भी दो वेवलेंथ निकलती हैं येलो लाइट की, जिसे सोडियम D1 लाइन और सोडियम D2 लाइन कहते हैं। और इसमें जो उनकी वेवलेंथ होती हैं वो 5890 एंगस्ट्रॉम, और एक होती है 5896 एंगस्ट्रॉम।
तो बेसिकली इसका एक एवरेज इफेक्ट जो है वो 5896 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, ये दोनों इंडिविजुअल लाइंस हमें हाई रेजोल्यूशन के स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर नजर आती हैं। मतलब जो हमें पीली लाइट आती हुई सोडियम लैंप से दिखती है, येलो लाइट दिखती है, वो भी सिंगल कलर नहीं है, उसमें भी दो कलर हैं। बट ठीक है, दो कलर इज अंडरस्टैंडेबल, दो कलर से कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, और वो भी बहुत ही नजदीक नजदीक के कलर हैं, बहुत ही नजदीक नजदीक की उनकी वेवलेंथ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो एज अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई हमें एक ही कलर की कोई भी लाइट लेनी है, पीला तो पीला, लाल तो लाल, जो भी कलर हो एक ही कलर की लाइट लेना है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, अलग अलग कलर की लाइट ले क्यों नहीं सकते? देखिए ऐसा होगा ना कि बेसिकली अगर आपने ब्लू कलर की लाइट ली तो उसकी जो है बेसिकली फ्रीक्वेंसी अलग है, वेवलेंथ अलग है, तो उससे ये होगा कि ब्लू वाला अपना खुद का पर्टिकुलर इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगी, ब्लू वाली लाइट्स आपस में इंटरफेयर करेंगी, अपना पैटर्न बनाएंगी। वैसी येलो वाली जो है वो आपस में इंटरफेयर करेगी और येलो का एक पैटर्न बनाएगी। जो रेड वाली है वो रेड का जो है बेसिकली इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करेगी और अपना अलग एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगी। तो ऐसे करके स्क्रीन पे जहां आपको रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक दिखना चाहिए था, मतलब रेड ब्राइट हो गया और ब्लैक मतलब डार्क हो गया, तो ब्राइट डार्क मिलना चाहिए। या फिर अगर आप येलो यूज करते तो येलो ब्लैक येलो ब्लैक येलो ब्लैक येलो ब्लैक दिखना चाहिए था, या फिर ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक दिखना चाहिए था। वहां पे आपको क्या होगा कि रेड के बाजू में ब्लू भी दिख जाएगा, येलो भी दिख जाएगा। मतलब ऐसा हो जाएगा कि जहां पे डार्क होना चाहिए ना किसी एक लाइट के वजह से, एक लाइट की वजह से, एक कलर की वजह से, वहां पे दूसरे कलर की वजह से ब्राइट आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें होगा क्या ना कि पैटर्न में जो है ना सेंटर में व्हाइट बनेगा और आसपास में कलर्ड फ्रिंजेस आएंगे, कलर्ड फ्रिंजेस, जो कि हालांकि स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न है, लेकिन हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम तो क्या देखना चाह रहे हैं कि भाई ब्राइट बने डार्क बने, ब्राइट बने डार्क बने, फिर ब्राइट बने डार्क बने, इस तरीके से हम चीजें चाह रहे हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे ब्राइट नजदीक नजदीक में है, फिर बीच में छोटे छोटे से गैप्स में डार्क के, तो हम वो नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि बेसिकली रेड तो सिर्फ यहाँ पर रेड बने, फिर बीच में अंधेरा हो, फिर रेड हो, फिर अंधेरा हो, फिर रेड हो, फिर अंधेरा हो, तभी हम अच्छे से इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी कर पाएंगे मैथमेटिकली। हालांकि ऐसा इंटरफेरेंस होता है बेसिकली जिसमें सेंटर में व्हाइट रहता है। सेंटर में व्हाइट क्यों रहेगा? बिकॉज वहां पे जाने वाली हर फ्रीक्वेंसी, चाहे वो रेड हो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी, ब्लू हो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी, तो बेसिकली वहां पे तो आपको सेंटर में व्हाइट ही मिलने वाला, सारे कलर्स मिक्स हो जाएंगे। बट वो छोड़िए, ये पॉलीक्रोमेटिक इंटरफेरेंस नेचर में होता है, सन की लाइट से किया जा सकता है। यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं, आप चेक कर सकते हैं कि जिन्होंने सन की लाइट से जो है पॉलीक्रोमेटिक इंटरफेरेंस परफॉर्म किया है। तो ये चीजें होती हैं भाई, होती हैं पॉलीक्रोमेटिक इंटरफेरेंस। और वही मैंने आपको बताया भी था पिछले लेक्चर में कि सावन के महीने में जो धरती पे जो आप ऑयल गिरा हुआ देखते हैं, तो उस ग्रीस ऑयल में या इंजन ऑयल में जो है उसके ऊपर आपको लेयर्स मतलब एक थिन फिल्म बन जाती है, वाटर के ऊपर एक थिन ऑयल फिल्म बन जाती है, तो उसके ऊपर आपको कुछ कलर्स नजर आते हैं, वो भी पॉलीक्रोमेटिक इंटरफेरेंस है। तो कहने का मतलब ये कि कलर्ड फ्रिंजेस आपको दिखेंगी, बाकी कुछ नहीं होगा, वो भी स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न है। लेकिन हमको मैथमेटिकली स्टडी करना है तो हम मोनोक्रोमेटिक से स्टार्ट करते हैं स्टडी करना। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिसिटी इसलिए जरूरी है कि हमें अलग अलग कलर के कलर्ड फ्रिंजेस ना मिले, है ना, सो कलर्ड फ्रिंजेस ना मिले, सो वी डोंट वांट कलर्ड फ्रिंजेस। मोनोक्रोमेटिसिटी नहीं रही तो अगर पॉलीक्रोमेटिक लाइट रही, पॉलीक्रोमेटिक लाइट, तो व्हाट वी विल गेट कलर्ड फ्रिंजेस व्हिच वी डोंट वांट। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड। तीसरा जो पॉइंट है बेसिकली उस तीसरे पॉइंट को भी समझते हैं। तो तीसरा पॉइंट है सेम एम्पलीट्यूड या फिर सेम इंटेंसिटी। भाई अभी जो दो लाइट्स हैं, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, तो दो लाइट हैं कहीं जा रही हैं चल के और वो इंटरफेयर करने वाली हैं, दो लाइट हैं कहीं जा रही है और इंटरफेयर करने वाली है। अगर बेसिकली सुनिए, अगर उन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम नहीं रहता, अगर उनका एम्पलीट्यूड सेम नहीं रहता, तो ब्राइट स्पॉट जो बनेगा उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि क्या होगा, देखिए एक का बड़ा एम्पलीट्यूड है और एक का जो है छोटा एम्पलीट्यूड है, तो इससे होगा कि हाँ याद रखना वेवलेंथ चेंज मत कर देना, तो वेवलेंथ जो है बेसिकली वही रहेगी, जो वेवलेंथ है वही रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली यानी कि जो एम्पलीट्यूड अगर वो अलग रहा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां हो रहा होगा ना, ब्राइट स्पॉट जहां बन रहा होगा, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर सपोज के ये समझ लीजिए, मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है और ये मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर है, और मान लेते हैं एकदम सिंपल एडिशन, तो बेसिकली 3 सेंटीमीटर हाइट का जो है आपको ब्राइट स्पॉट मिल जाएगा, 3 सेंटीमीटर हाइट का ब्राइट स्पॉट मिल जाएगा। अब बेसिकली हालांकि 3 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड है, आपको उसको इंटेंसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट एक मान लीजिए, ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर का आपको ब्राइट स्पॉट मिल जाएगा। लेकिन सपोज कि कहीं पर तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो रहा होगा, कहीं पर तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो रहा होगा, तो भाई जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं बेसिकली कि ये जो बड़े एम्पलीट्यूड वाला है इसको छोटे एम्पलीट्यूड वाला फुल्ली किल कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों के इंटरफेरेंस की वजह से आपको परफेक्टली डार्क नहीं मिलेगा।
बल्कि थोड़ा सा डार्क होगा, यानी कि कम ब्राइट होगा। अरे और हो सकता है कि जो फुल ब्राइट है और थोड़ा कम ब्राइट है उसमें बहुत ज्यादा का फर्क ना हो, फुल ब्राइट और कम ब्राइट में ज्यादा का फर्क ना हो, और हमें पता भी ना चले बेसिकली कि वहां पे डार्क होना चाहिए था। आप समझिए, आप समझिए कि जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो देखिए इंटेंसिटी 3 हो गई, ठीक है, फिर होनी क्या चाहिए थी बीच में 0, फिर 3 हो गई, फिर 0 होना चाहिए, फिर 3। लेकिन जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां पे 0 तो हो नहीं रहा है, वहां पे थोड़ा ब्राइट हो रहा है, कम ब्राइट हो रहा है। तो हो सकता है कि इस ब्राइटनेस और इस ब्राइटनेस में इतना फर्क ना हो, और उस वजह से बेसिकली पूरी की पूरी स्क्रीन सिर्फ ग्लो करती हुई ब्राइट ही ब्राइट दिखे। तो अगर हमें ब्राइट डार्क चाहिए, परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट चाहिए, यानी कि ब्राइट शुड बी वेरी ब्राइट एंड डार्क शुड बी वेरी डार्क, अगर ऐसा चाहिए, परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट चाहिए, तो बेसिकली हमें जो है सेम एम्पलीट्यूड के लेने चाहिए, ताकि जो क्रेस्ट बन रहा है एक वेव की वजह से, तो दूसरी वेव की वजह से जो ट्रफ बन रहा है वो एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसिल कर सके, एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसिल कर सके। तो वो बेहद जरूरी है परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट के लिए। तो बेसिकली इसलिए सेम एम्पलीट्यूड या सेम इंटेंसिटी की लाइट्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दैट इज ऑल्सो वन कंडीशन। लेट्स गो टू नाउ फोर्थ कंडीशन। अब हम आते हैं फोर्थ कंडीशन पे, जो कि सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन है। ये जो रिक्वायरमेंट है आखिर ये क्या चीज है? तो बेसिकली पोलराइजेशन का जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, प्लेन पोलराइजेशन का, प्लेन पोलराइजेशन की मैं बात कर रहा हूं। तो प्लेन पोलराइजेशन जो है बेसिकली वो मैं आपको जो है हाइगेन्स का जब वो पढ़ाऊंगा, वेव ऑप्टिक्स हाइगेन वाला पार्ट, हाइगेन एंड न्यूटन की जो थ्योरीज हैं, तो वहां पर मैं आपको है ना प्लेन पोलराइजेशन एक्सप्लेन करूंगा उस चैप्टर में। लेकिन खाली इतना याद रखिए फिलहाल कि बेसिकली पोलराइजेशन के टाइप्स होते हैं। एक होता है प्लेन पोलराइजेशन, ठीक है, एक होता है आपका बेसिकली सर्क्यूलर पोलराइजेशन, सर्क्यूलर पोलराइजेशन, और एक होता है आपका एलिप्टिकल पोलराइजेशन। तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं कि जो प्लेन पोलराइजेशन है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ लाइट, वो बेसिकली एक ही डायरेक्शन में रहता है। मतलब यानी कि अगर वो वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है तो वो वाई में ही वाइब्रेट करेगा, वाई में ही वाइब्रेट करेगा, इस बात को याद रखिए। तो बेसिकली अगर ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस में ही वो वाइब्रेट करने वाला है, इस बात को याद रखिए। ऐसा होता है प्लेन पोलराइजेशन में। लेकिन सर्कुलर पोलराइजेशन में ये वेक्टर एंगल बनाता चलता है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद हर पल वो चेंज करता है और बेसिकली पूरे सर्कल में घूमता है। अब इसको इमेजिन कीजिए कि ना कोई एक वेक्टर है जो ऊपर देख रहा था, फिर वो थोड़ा सा एंगल पे देख रहा है, फिर नीचे देख रहा है, फिर बाजू मतलब बाजू में देख रहा है, फिर नीचे देख रहा है, फिर और नीचे देख रहा है, फिर घूम के वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये सर्कल बनाता चलता है, वो सर्कुलर पोलराइजेशन है। और इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन भी कुछ वैसा ही है। तो बेसिकली ये तीनों चीजों का जो डिस्कशन है ये बीएससी लेवल का है, और हम पढ़ रहे हैं 12th लेवल की चीज। तो ये सेकंड ईयर बीएससी में इसको इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो जब मैं सेकंड ईयर बीएससी का पोर्शन पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे तो ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सिलेबस टाइप की चीज है। तो बट आप ये याद रखिए कि दोनों लाइट का पोलराइजेशन का स्टेट सेम होना चाहिए। अगर एक प्लेन पोलराइज्ड है तो दूसरी भी सर्कुलरली पोलराइज्ड है, ठीक है, और एक अगर बेसिकली सर्कुलरली पोलराइज्ड है तो दूसरी भी सर्कुलरली पोलराइज्ड है। एक सेकंड, मैंने कुछ गलत बोल दिया। एक प्लेन पोलराइज्ड है तो दूसरी भी प्लेन पोलराइज्ड रहे, एक सर्कुलरली पोलराइज्ड है तो दूसरी भी सर्कुलरली पोलराइज्ड रहे, एक अगर एलिप्टिकली पोलराइज्ड है तो दूसरी भी एलिप्टिकली पोलराइज्ड रहे। ये भी जरूरी है, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर एक बात बताइए, एक ही सोर्स से लाइट निकाली तो पोलराइजेशन का कोई स्टेट चेंज क्यों करेगा? अरे कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन आपको पता है ना कि साइंटिस्ट लोग नई नई चीजें ट्राई करते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने ट्राई करके देखा कि बेसिकली यहाँ से एक जो स्लिट है उसमें से लाइट निकली, और फिर जो है दो स्लिट्स में से पास हुई, और इस स्लिट के सामने उन्होंने एक प्रिज्म रख दिया, निकोल प्रिज्म, या फिर उन्होंने एक लेट्स से एक और भी मटेरियल्स होते हैं पोलराइजेशन करने वाले, मैं एग्जैक्टली भी दिमाग में नहीं आ रहे हैं, वो ठीक है वो देखेंगे आगे। तो वो मटेरियल एक रख दिया, तो बेसिकली ये लाइट पोलराइज हो गई अलग डायरेक्शन में। अब जो लाइट ये निकल रही है ना, ये डिफरेंट डायरेक्शन में पोलराइज्ड है, और ये वाली जो लाइट है इसका पोलराइजेशन का डायरेक्शन डिफरेंट है। तो उस वजह से भी इंटरफेरेंस अफेक्ट हो गया, उस वजह से भी इंटरफेरेंस अफेक्ट हो गया। तो ये उन्होंने चीज एक जोड़ दी कि आपको पोलराइजेशन का स्टेट भी सेम रखना है। यहाँ पे जो मैंने ये डायग्राम ऐसे बनाया थोड़ा मिसलीडिंग है, इस पे ज्यादा जाइए मत, ठीक है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगर मान लेते हैं कि ये प्लेन पोलराइज लाइट है और ये सर्क्यूलरली पोलराइज लाइट है जिसमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर घूम रहा है, तो बेसिकली फिर ये दोनों इंटरफेरेंस स्टडी वाला नहीं दिखा पाएंगे, ये बहुत जरूरी है। तो सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन नहीं रहेगा। ये तो देखिए आप जब स्टेट ऑफ मैं जब सेकेंड ईयर बीएससी का सिलेबस पढ़ाऊंगा ना, तभी डिटेल में समझा पाऊंगा कि ये पोलराइजेशन होते क्या, फिर आप इमेजिन कर पाएंगे। अभी आपके लिए इमेजिन कर पाना भी मुश्किल हो रहा होगा। आप सोचिए ना कि एक लाइट का वेक्टर जो है ऊपर की तरफ देख रहा है और दूसरी लाइट का वेक्टर कभी ऊपर देखता है,
तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो रहा है, और कभी ना कभी आगे जाके वो नीचे भी देखता है, तो बेसिकली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो ऐसे करके आपको एक स्टेडी पैटर्न नहीं मिलने वाला है। जो आपको ब्राइटनेस ही चाहिए हमेशा, वो नहीं मिलने वाली है, हमेशा डार्कनेस चाहिए, वो नहीं मिलने वाली। जैसे आप बस उतना ही इमेजिन कर लीजिए। चलिए आते हैं फिफ्थ वाली कंडीशन पे। तो फिफ्थ कंडीशन है द स्लिट्स मस्ट बी नैरो। जो स्लिट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना भाई, वो स्लिट्स एकदम बारीक होनी चाहिए, एकदम बारीक होनी चाहिए। जो दो ये स्लिट्स हैं ये एकदम बारीक होनी चाहिए, आपको जरा भी मोटी स्लिट्स नहीं लेना है। आप बोलेंगे सर इसका क्या फलसफा है, क्या वजह है जो आप बेसिकली चाहते हैं कि स्लिट्स एकदम बारीक हो। सुनिए ध्यान से, अगर स्लिट्स बारीक ना हुई, अगर स्लिट्स बारीक ना हुई बल्कि एकदम मोटी सी हुई, तो लाइट जो है अपना वेव नेचर छोड़ देती है, बल्कि वो रे की तरह बिहेव करने लगती है। इसलिए तो आम जिंदगी में दो बड़ी बड़ी खिड़कियां जो घर में लगी हुई हैं, उससे सूरज की रोशनी घर में घुसने के बावजूद उनका आपस में कोई भी इंटरेक्शन, दो विंडोज से जो हमारे घर में लाइट घुसती है, हमारी विंडोज कितनी बड़ी होती है लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में, तो लाइट अपना वेव नेचर नहीं दिखाती वहां पर, बिल्कुल वो है ना एक रे की तरह बिहेव करती है, एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी बेसिकली, तो इंटरफेरेंस होगा कैसे? अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी तो इंटरफेरेंस होगा कैसे? सो बेसिकली हमको घर में जो है नॉर्मली इंटरफेरेंस देखने नहीं मिलता, क्योंकि विंडोज होती है हमारे घर में। हमारे घर में पिन होल्स नहीं होते, पिन के साइज के होल्स नहीं होते। कार्डबोर्ड में आप पिन होल्स बनाइए, आपको इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। आप बारीक से बारीक चीजों को रखिए, तब जाके जो लाइट है रे बिहेवियर छोड़ के अपना एक्चुअल बिहेवियर जो है बेसिकली वो दिखाती है। अरे ये जो वेव बिहेवियर है ना, यही उसका असली बिहेवियर है। लेकिन एक वेव अगर उसके सामने कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें रखी हो ना, तो वो वेव भी एकदम स्ट्रेट ट्रैवल करने लगती है, स्प्रेड आउट नहीं होती, स्प्रेड आउट नहीं होती। और जब स्प्रेड आउट नहीं होगी बेसिकली, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई आपको नजर आएगी। इसको ऐसे करके आप मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक दीवार ऐसी बनी हुई है, और वेव्स जो है ना, वेव्स जो है बेसिकली वो कुछ ऐसी हैं कि उनका जो वेवलेंथ है वो बेसिकली उसका साइज इस गैप से छोटा है। तो वेवलेंथ जो है उसका जो साइज है बेसिकली इस गैप से छोटा है, तो ये कभी आपको जो है स्प्रेड आउट होते हुए नहीं दिखेगी, ये स्ट्रेट जाते हुए दिखेगी, एक प्लेन वेव फ्रंट की तरह ही दिखेगी, भले वो स्फेरिकल वेव फ्रंट क्यों ना हो, लेकिन आपको दिखेगा अप्रोक्सीमेटली ऐसा कि वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर रही है। सो लाइट का अगर आपको वेव नेचर देखना है, उसका वेव नेचर उससे बाहर निकालना है, तो अगर प्लेन वेव फ्रंट्स गिराएं चाहे सर्कुलर वेव फ्रंट्स गिराएं, बिल्कुल उसी साइज का होल बना दीजिए जो कि उसकी वेवलेंथ के बराबर है। आप ऐसा कुछ कर दीजिए जो उसकी वेवलेंथ के बराबर का होल है, तो फिर लाइट आप देखेंगे कि टकरा के वो ऐसा स्प्रेड आउट होना स्टार्ट हो जाएगी। जब स्प्रेड आउट होगी तभी तो उसका वेव नेचर बाहर आएगा। तो ये बेहद जरूरी है। तो इसीलिए नैरो से नैरो रखिए, जो स्लिट्स हैं उन्हें नैरो रखिए, ताकि लाइट का वेव नेचर बाहर आए और आप इंटरफेरेंस देख पाए। अरे पहले के साइंटिस्ट लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये ध्यान में रखा ही नहीं, तभी तो वो थॉमस यंग से पहले वाले लोग कर नहीं पाए ना ये चीज, इंटरफेरेंस करवा नहीं पाए लाइट का, और लाइट साबित नहीं हो रही थी कि लाइट वेव है। साउंड का इंटरफेरेंस देख लिया उन्होंने, वाटर वेव्स का इंटरफेरेंस देख लिया, लेकिन लाइट का नहीं दिख रहा था। तो बेसिकली जब बाकी की वेव्स दिखा रही हैं और लाइट नहीं दिखा रही, तो लाइट वेव कैसे हो सकती है? ये डाउट आएगा ना सभी के मन में। लेकिन थॉमस यंग ने बहुत बारीक बारीक से स्लिट्स काट कर जब उसका इंटरफेरेंस करवा के, लाइट का इंटरफेरेंस करवा के दिखाया, तब जाके लोगों ने यकीन किया कि हाँ लाइट एक वेव है। ठीक है, इस बात को याद रखिए। तो द स्लिट्स मस्ट बी वेरी नैरो। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर मोटी मोटी जगहों से आप बोल रहे हैं कि लाइट बिल्कुल सीधी चलती है और बेसिकली स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो उसका इंटरफेरेंस क्यों नहीं देखने मिल रहा है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि सीधी चल रही है, दो विंडो में से लाइट आ रही है, उनका इंटरफेरेंस नहीं देख सकते क्योंकि लाइट अपना वेव नेचर नहीं दिखा रही। लेकिन सर वेव नेचर है तो सही ना, दिखा नहीं रही का क्या मतलब है तो सही ना। तो अब उसमें भी और बात एक सुन लीजिए, उसमें भी मैं आपको एक बात बताता हूँ। क्योंकि देखो, अगर आप है ना दीवार जो अपने दूसरे घर की दीवार है, अगर आप उसका डिस्टेंस बहुत बढ़ा दें, तो कहीं ना कहीं जाके ये बंदा उससे मिलेगा ही। तो यहाँ पे कहीं पे तो इंटरफेरेंस दिखे, यहाँ पे कहीं पे तो इंटरफेरेंस दिखे। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? बेसिकली ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि इंटरफेरेंस दिखे? तो उसके पीछे की वजह अब आप ध्यान से सुनिए। तो वजह कुछ ऐसी है कि बेसिकली अगर आपने बहुत ही एक्सटेंडेड सोर्सेज ऑफ लाइट लिया, एक्सटेंडेड सोर्सेज, तो यहाँ पर फिर एक स्लिट नहीं मान सकते, सोर्स नहीं मान सकते, बट बल्कि यहाँ पे आपको हंड्रेड्स एंड मिलियंस एंड थाउजेंड्स, जो भी कहना चाहें, उतने आपको सोर्सेज मानना पड़ेंगे। और बेसिकली मैं जो चाह रहा था कि यहाँ से निकलने वाली लाइट और यहाँ से निकलने वाली लाइट के बीच में इंटरफेरेंस हो, इनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, कांस्टेंट, तो इससे एक इंटरफेरेंस पैटर्न उभर के आए। अरे अब क्या होगा ना,
कि ये वाली लाइट, इसी सोर्स का ये वाली लाइट और इसी सोर्स की ये वाली लाइट भी आपस में इंटरफेयर करेंगे, इसी सोर्स की ये वाली लाइट भी आपस में इंटरफेरेंस करेंगे, इनके खुद के बीच में भी पाथ डिफरेंस होगा, तो बेसिकली बहुत सारे इंटरफेरेंस पैटर्न्स बनेंगे, क्योंकि मिलियंस ऑफ सोर्सेज हैं तो मिलियंस ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न इससे बनेंगे, मिलियंस ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न इससे बनेंगे, और आपस में भी मिलियंस ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न बनेंगे, तो सारे इंटरफेरेंस पैटर्न एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे और आपको सिर्फ कांस्टेंट इल्यूमिनेशन मिलेगा। कांस्टेंट इल्यूमिनेशन मतलब सब जगह पे यूनिफॉर्म लाइट मिलेगी। तो एक्सटेंडेड सोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको इंटरफेरेंस सच में देखना है तो यू हैव टू टेक पॉइंट सोर्सेज। पॉइंट सोर्सेज यानी कि इनके खुद के आपस के बीच में कम से कम पाथ डिफरेंस ना आए, इनके आपस के बीच में पाथ डिफरेंस ना आए, एटलीस्ट अप्रिशिएबल पाथ डिफरेंस ना आए, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली इसीलिए हमें नैरो सोर्सेज यूज करना है। चलिए, तो ये तो हो गई पांचवी कंडीशन। अब हम आते हैं छठी कंडीशन की तरफ। तो सिक्स्थ कंडीशन हमारी कहती है कि स्लिट्स मस्ट बी एज क्लोज एज पॉसिबल। इसका क्या मतलब है भाई? इसका ये मतलब है कि देखिए, अगर आप बेसिकली सुन लीजिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आप स्लिट्स को नजदीक रखते हैं तो उससे फायदा क्या होता है, यानी कि ये जो गैप है ना दो स्लिट्स के बीच का, अरे ये जो दूरी है दो स्लिट्स के बीच की, ये जितनी छोटी होगी उतना बेहतर है। क्योंकि क्या होता है, सुनिए, देखिए, यहां से बेसिकली लाइट निकली, अच्छा ये जो मैं दिखा रहा हूं ना, ये वेव नॉर्मल्स है, वेव नॉर्मल्स जो कि रे की तरह दिखा रहा हूं, वेव नॉर्मल्स, एक्चुअल में तो वेव फ्रंट्स होते हैं, ठीक है, तो उसी का बस एक वर्जन ऐसे समझ लीजिए, वेव नॉर्मल्स दिखा रहा हूं। तो बेसिकली क्या होता है ना कि देखो, जब स्लिट्स एकदम क्लोज होंगी ना तो उनका एरिया ऑफ ओवरलैप बड़ा होगा, एरिया ऑफ ओवरलैप, तो आपको ज्यादा नंबर ऑफ फ्रिंजेस मिलेंगी, ज्यादा नंबर ऑफ फ्रिंजेस मिलेंगी। आप ये मत सोचिए, आप ये मत सोचिए कि सर देखिए, हमने अगर दूर भी रखा, सुनो जरा ध्यान से, अगर हमने बहुत दूर भी रखा तो सर ठीक है ना, यहाँ पे बेसिकली ओवरलैप नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जाके ओवरलैप होगा। तो लेकिन बेसिकली सुनिए ना, आपने जितना भी जैसा भी रखा ना, उसके बाद नंबर ऑफ फ्रिंजेस फिक्स हो गई कि भाई इतनी जगह में कितनी आएंगी। अब आप अपनी स्क्रीन को दूर ले जाइए तो भी क्या होगा ना कि यही फ्रिंज जो यहाँ पे थी ना, यही फ्रिंज आपको यहाँ दिखेगी, अरे फैल के यहाँ दिखेगी ना, आपको समझ रहे हैं, ये वाली जो फ्रिंज है वो फैल के यहाँ दिखेगी, फिर ये वाली फ्रिंज जो है ये वाली वो यहाँ दिखेगी। तो बेसिकली इस तरीके से फ्रिंजेस का नंबर तो फिक्स रहेगा, खाली फ्रिंजेस का फैलाव बढ़ जाएगा, फ्रिंजेस का नंबर नहीं बढ़ेगा। और फ्रिंजेस का नंबर नहीं बढ़ता है ना तो कैलकुलेशंस थोड़े एरर आते हैं। कम फ्रिंजेस नहीं चाहिए हमको, ज्यादा, मोर नंबर ऑफ फ्रिंजेस चाहिए, मोर नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ये बात याद रखिए। तो ज्यादा फ्रिंजेस लाना है तो आपको एरिया ऑफ ओवरलैप बढ़ाना है, तो ज्यादा फ्रिंजेस लाना है तो आपको एरिया ऑफ ओवरलैप बढ़ाना है। तो जब आप एकदम नजदीक रखेंगे दो स्लिट्स को तो बेसिकली एरिया ऑफ ओवरलैप ज्यादा होगा, तो उसमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस ज्यादा होंगी, ये बात समझिए। अगर आपने उन्हें दूर रखा, तो बेसिकली एरिया ऑफ ओवरलैप कम है, एरिया ऑफ ओवरलैप कम है, तो उस वजह से ये होगा कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस कम होंगी। अब आप स्क्रीन कितनी भी दूर ले जाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस उतनी ही रहेंगी, बस खाली वो फैल जाएंगे, उनके बीच से गैप चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको मोर फ्रिंजेस चाहिए, अच्छे से स्टडी करना है, देखो स्टडी इंटरफेरेंस तो हमेशा आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है ना, अच्छे से स्टडी करना है बेसिकली उसको, तो आपको जो है एरिया ऑफ ओवरलैप बढ़ाना होगा। तो कंडीशन यही है कि द स्लिट्स मस्ट बी प्लेस्ड एज क्लोज एज पॉसिबल। अब हम आते हैं सेवेंथ कंडीशन पे। ओके, तो सेवेंथ वाली कंडीशन कहती है कि जो स्क्रीन है ना वो बहुत दूर होना चाहिए, मतलब जितना पॉसिबल उतना दूर, लेकिन एकदम ज्यादा इतना भी दूर ना हो जाए कि पता चला कि एकदम फ्रिंजेस फेंट ही हो गई और दिखाई नहीं दे रही। मतलब आपने पता चला कि एक रूम के अंदर जो है ऐसा स्लिट का अरेंजमेंट बना दिया और स्क्रीन दूसरे रूम में कहीं जाके बहुत रख दी, मतलब 10-20 मीटर दूर, तो वहां पे तो लाइट जो पहुंच रही है वो इतनी, उसकी इंटेंसिटी गिर चुकी है, बिकॉज आपको तो पता ही है इंटेंसिटी फॉल्स एज आर स्क्वायर इन द 3D स्पेस। तो 3D स्पेस के अंदर इंटेंसिटी आर स्क्वायर के हिसाब से गिरती है। तो बेसिकली उस वजह से क्या होगा कि वहां पे इंटेंसिटी ही बराबर नहीं पहुंचेगी, तो आपको फ्रिंजेस धुंधली नजर आएंगी, दे विल बी फेंट, और आपको नजर नहीं आएंगी प्रॉपरली। तो स्क्रीन को फार तो रखना है, बट मैंने यहाँ पे वर्ड एज फार एज पॉसिबल है, फ्रेज जो है ना एज फार एज पॉसिबल, उसको अवॉइड किया मैंने, फ्रेज लिया ही नहीं, वो वाला शब्दों का एक जो जुमला होता है ना वो मैंने लिया ही नहीं है कि स्क्रीन मस्ट बी प्लेस्ड एज फार एज पॉसिबल। मैंने सिर्फ कहा है कि फार अवे रखिए, फार अवे का मतलब होता है सफिशिएंटली फार, 50-100 सेंटीमीटर, दैट्स इट, 150 सेंटीमीटर, दैट्स इट, इसके ऊपर मत जाइए, 1-1.5 मीटर के ऊपर मत जाइए। तो दूर क्यों रखना है? अब आप बोलेंगे दूर क्यों रखना है, इसका आंसर पिछले वाले की कंडीशन में था कि एरिया ऑफ ओवरलैप तो एक बार में डिसाइड हो गया, जब आपने जितनी दूर फ्रिंजेस रखी ना उससे एरिया ऑफ ओवरलैप डिसाइड हो गया, तो बेसिकली फ्रिंजेस का नंबर डिसाइड हो गया। अब स्क्रीन दूर रखने का फायदा ये होगा कि फ्रिंजेस चौड़ी मिलेंगी, और फ्रिंजेस चौड़ी मिलेंगी तो बेसिकली उसको रिजॉल्व करना, उसको स्टडी करना आसान हो जाएगा। और वैसे भी स्टैटिस्टिक्स में रूल है कि आप या तो ज्यादा नंबर ऑफ चीजें स्टडी करें या बड़ी बड़ी चीजें स्टडी करें। ये दो रूल्स हैं स्टैटिस्टिक्स में, याद रखिएगा, या तो ज्यादा क्वांटिटी लें, यानी कि जैसे हम लोग करते हैं ना कि एक ऑब्जर्वेशन लेने की बजाय उसी एक चीज का 15 बार ऑब्जर्वेशन लेते हैं, फिर उसका एवरेज निकाल लेते हैं।
तो उससे ये होता है ना कि एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो या तो आप वो करें, या तो आप बड़ी बड़ी दूर दूर की चीजों का आप जो है ऑब्जर्वेशन लें, दूर दूर की रीडिंग्स लें, तो उस वजह से क्या होता है ना, उससे भी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ये बात याद रखिएगा। तो कहने का मतलब यही है कि फ्रिंजेस तो जो बनना थी वो बन गई, क्योंकि आपने ये फिक्स कर दिया। एक बार जब आपने ये चुन लिया तो एरिया ऑफ ओवरलैप फिक्स हो गया, और उस वजह से जो है बेसिकली मतलब आपने जो गैप है स्लिट्स का जब चुन लिया तो एरिया ऑफ ओवरलैप फिक्स हो गया, उससे नंबर ऑफ फ्रिंजेस फिक्स हो गए। लेकिन स्क्रीन दूर रखने से फ्रिंजेस दूर दूर होंगी, तो उनको स्टडी करना आसान होगा। तो ये भी हमको चाहिए एक अच्छी ब्यूटीफुल फ्रिंजेस दिखने के लिए, वरना फ्रिंजेस बहुत क्लोज हो जाएंगी तो फिर वो वापस से कांस्टेंट इल्यूमिनेशन जैसे दिखाई देने लगेगा। और स्क्रीन को इतना दूर मत कर दो भाई, मतलब इतना नजदीक मत कर दो कि फ्रिंजेस आपस में मर्जी हो जाए बिल्कुल, और इतना दूर मत कर दो कि इतनी फेंट हो जाए कि नजर ही ना आए। मतलब फ्रिंजेस दूर दूर तो चली गई लेकिन इतनी धुंधली हो गई कि नजर ही नहीं आ रही। ठीक है। और तो लास्ट वाली जो कंडीशन है हमारी 8th वाली कंडीशन, वो ये कहती है दैट टू इंटरफेयरिंग वेव्स मस्ट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। तो वो तो अंडरस्टूड है, ऑब्वियस है कि अगर दो वेव्स का इंटरफेरेंस करवाना है तो दे हैव टू ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। अगर वो सेम डायरेक्शन में नहीं जाएंगी, कोई रैंडम डायरेक्शंस में जा रही है, एक रे कहीं और, मतलब एक वेव कहीं और जा रही है, दूसरी वेव किसी और डायरेक्शन में पॉइंटेड है, दूसरी डायरेक्शन में हेडेड है, कहीं और जा रही है, तो जाहिर सी बात है उनका इंटरफेरेंस नहीं होगा। सो दीज आर द 8 कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर गेटिंग स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। ये बात याद रखिएगा कि ये वो कंडीशंस नहीं कि जिससे इंटरफेरेंस मिले, इससे बना रहे, इंटरफेरेंस पैटर्न जैसा है ना वैसे बना रहे ताकि नजर आए। ये वो कंडीशंस नहीं है कि जिससे जो इंटरफेरेंस होने के लिए सिर्फ चाहिए। देखिए कोहेरेंस वाली वो कंडीशन है, कोहेरेंस वाली जो कंडीशन है ना, ये है कि भाई ये तो नहीं होगा तो इंटरफेरेंस जो पैटर्न बनना चाहिए वो तो बनेगा ही नहीं। दुनिया में ऐसा नहीं कि इंटरफेरेंस हो नहीं रहा, होगा, दिखेगा नहीं, जो आप देखना चाहते हैं वो दिखेगा नहीं। तो कोहेरेंस तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी सारी कंडीशन सिर्फ सपोर्ट करने के लिए हैं। ये साइड रोल वाले लोग हैं जो बेसिकली खूबसूरत इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे नजर आए वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ये कंडीशंस जो है, ये कंडीशंस आपको याद हो जाना चाहिए। ये मेरे ख्याल से कोई इतने डिफिकल्ट नहीं है, 8 कंडीशन से बहुत इजी हैं। इसको मैं एक बार के लिए आपके लिए रिवाइज कर देता हूं, बिल्कुल है ना, आप आंख बंद कर लीजिए, सुन लीजिए सिर्फ इसको। तो द टू सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, जो भी सोर्सेज हो वो कोहेरेंट हो, जो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके बाद दे शुड बी मोनोक्रोमैटिक, है ना, द सोर्सेज मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। तीसरा है कि उनके पास एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी उनकी सेम होना चाहिए। चौथा है कि भाई उनका स्टेट ऑफ पोलराइजेशन सेम होना चाहिए। उसके बाद जो है स्लिट्स को नैरो होना चाहिए, जो स्लिट्स में बारीक बारीक हों, ठीक है। उसके बाद जो है कि स्लिट्स के बीच में गैप कम से कम होना चाहिए। उसके बाद में जो है यानी कि स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होना चाहिए। और फाइनली वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहिए, लाइट रेस सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू।